वायदा कारोबार के हफ्ते के एक्सपायरी के दिन दुनिया भर के बाजारों से बेहतर संकेत और मजबूत शुरुआत के लिए तैयार होते हुए बाजार सेंचुरी मारता हुआ SGX निफ्टी। आइए करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वैसे तो 3 ही ट्रेडिंग दिन की आपकी एब्सेंस थी, बट लग रहा है लंबे अरसे से आपसे बातचीत नहीं हुई। सर, कैसी रही आपकी छुट्टी? बहुत ही बढ़िया, छुट्टियां अच्छी रही। और दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 9 दिन बाद मुझे याद करना पड़ रहा है कि क्या बोलना है। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में, क्योंकि आदत छूट गई। लेकिन छुट्टियां काफ़ी अच्छी थी। शायद ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 4 सालों में कि मैं 3 दिन लगातार बिना शो किए एब्सेंट रहा हूँ। नहीं तो जनरली जहाँ भी जाता हूँ समय निकाल कर शो कर ही लेता हूँ। कुछ एक दो तो हो ही जाता है, फोन पे भी आपसे बात हो जाती है। लेकिन इस बार बड़ी करीबी शादी थी, मेरे भांजे की शादी थी। अच्छा। और आप समझ सकते हैं कि फिर मामा होने के फायदे और नुकसान जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उसकी। तो इसलिए वहाँ समय निकालना मुश्किल था। और आप देख भी सकते हैं, अगर आपको दिन में 3-4 ड्रेसेस बदलनी हो इतने फंक्शंस हो तो, और इतने म्यूजिक और इतने म्यूजिक और तो मुश्किल होता है, उस माहौल में तो नहीं होता। तो इसलिए शायद थोड़ा इस बार लंबा हुआ। और प्लस ये भी हो गया कि 4 दिन पहले बाजार बनते हैं जी। तो बट ठीक है, बैक इन एक्शन। बिल्कुल। और बाजार भी आपके एक्शन का इंतजार कर रहे थे सर। बिल्कुल। और सारे दर्शकों को एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने बहुत मिस किया। ऑनेस्टली मैंने भी बहुत मिस किया कि शो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता। सबसे बढ़िया बात, बहुत सारे मैसेज भी आए जी। हजारों मैसेज थे, इंटरेस्टिंग थे। कुछ लोग नो डाउट मार्केट के डायरेक्शन की वजह से मिस कर रहे थे, शो की वजह से मिस कर रहे थे। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक है नहीं, तो उन लोगों को ज़्यादा धन्यवाद जिन्होंने ये सोचा कि हेल्थ की वजह से। हाँ, और बाकी लोगों को एक राय सलाह मशवरा भी। बहुत सारे लोगों ने नए और अंदाज लगाए कि मैं कहीं और चला गया, चैनल बदल के भी देखे। 2-3 दिनों में चैनल नहीं बदले जाते। तो मैं हूँ ना हूँ, 1-2 दिनों के लिए आपका प्यार जी बिजनेस के लिए बना रहना चाहिए। वही प्यार आपका मेरे लिए भी है जी बिजनेस के लिए। तो इसलिए अब बैक इन एक्शन, अभी कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, चिंता न करें। बिल्कुल। तो बाजार भी एक्शन में है, अनिल जी भी बैक इन एक्शन है हमारे साथ। स्ट्रैटेजी भी जानेंगे सर की। आइए उससे पहले आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं, बिल्कुल बड़े ट्रिगर्स देख लिए जाए। अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा है। डाउ में अच्छी तेजी दिखी है, 250 अंकों की। वही नेस्डेक करीबन 150 अंक टूटकर बंद होता हुआ नजर आया है नेटफ्लिक्स के नतीजे की वजह से। निफ्टी आज 2 बड़ी कंपनियां निफ्टी की जो नतीजे देने वाली है, और वायदा कारोबार में 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। रूस के साथ अपना कारोबार, स्टील वाला कारोबार टाटा स्टील बंद कर रही है कोयले की आपूर्ति की वजह से, ये एक और खबर है। लेकिन FNO से 2 शेयर बाहर होने जा रहे हैं, और दोनों ही बाहर होने में फार्मा शेयर हैं, स्ट्राइड फार्मा, एलेमिक फार्मा। स्ट्राइड फार्मा तो हमेशा हमारे गांव हरे करते रहता है। तो अब एक और खबर की वायदा कारोबार से भी बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। एटलीस्ट अब शॉर्टिंग तो नहीं। हाँ, ये भी अच्छी बात है। हाँ, कम से कम एक हमारे जो अब तक के SIP स्टॉक्स में, और जो शायद सबसे खराब इन्वेस्टमेंट कॉल अगर मैंने किसी पे दिया होगा तो वो स्ट्राइड चला नहीं। हाँ, चला नहीं, और पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा कब चलेगा। वो वाली चीज़। और ऐसा कुछ खराब दिखता नहीं कंपनी में कि जिसकी वजह से स्टॉक कहाँ से 700, 750, 800 से गिरकर 350 आ गया। एनीवे, आपने अच्छी बात कही कि अब वायदा कारोबार से बाहर निकलेगा तो कम से कम शॉर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आज की कुछ बड़े बातें। एंड ऑफ कोर्स सर आपसे स्ट्रैटेजी भी जानी है, वीकली एक्सपायरी भी है, यहाँ पर भी रखनी है नज़र। बट पिछले कुछ दिनों से जो बाजार में हो रहा है सर, इस पर आपका नज़रिया लेना है। एक तो जो ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है उसकी भी बात करनी है, और जो हमारे बाजारों में हुआ है उसको भी समझना है। एक बार ये जो ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है ये भी ज़रा समझा दें सर। बॉन्ड यील्ड ऑलमोस्ट 3% तक पहुंच गई थी, 2.95% तक पहुंची है। इन्फ्लेशन की चिंता है। कल 35% नेटफ्लिक्स टूटा है। नतीजों का फोकस है, इन्फ्लेशन है, कच्चा तेल है, रशिया यूक्रेन अभी तक खत्म नहीं हुआ। चल क्या रहा है सर? चल ये रहा है कि नेटफ्लिक्स आपको सांत्वना देने के लिए टूटा है। मतलब सांत्वना, मतलब कि आपको सहानुभूति के लिए। अच्छा। अगर जिन लोगों को HDFC और HDFC बैंक की डील होने के बाद ये चिंता, ये डर और ये मायूसी है कि इतनी बड़ी डील होने के बाद दोनों स्टॉक कैसे गिर गए, क्यों गिर गए। आप देखिए, नेटफ्लिक्स जैसा स्टॉक इन दोनों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा मार्केट कैप वाला, एक दिन में 35% गिर जाए तो आप तो कुछ भी नहीं गिरते हुए देख रहे हैं। ये स्टॉक तो फिर भी कुछ नहीं गिरे। नो डाउट निफ्टी जो 700-800 पॉइंट स्ट्रेट फॉल आया है ऊपरी स्तरों से, उसमें HDFC और HDFC बैंक का बड़ा हाथ है इन 2 स्टॉक्स में, और कुछ हद तक इन्फोसिस जिनकी बिकवाली हुई है। लेकिन चलिए, ग्लोबल मार्केट्स की जो हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स पूरी तरह से इस वक्त 2 चीज़ों पर ट्रेड कर रहे हैं। एक,
बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई ब्याज दरें जो सच हो चुकी है और जिसे काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स बचाने की कोशिश करेंगे। अब इसी के साथ जीना है जी, हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ। महंगाई जल्दी से नीचे नहीं आने वाली, ठीक है, और ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ती रहेगी, ये सच्चाई हमने मान ली जी। लेकिन अब जो एक्शन है, चाहे वहां के बाजारों का हो चाहे हमारे बाजारों का हो, कुछ समय तक अब पूरा का पूरा एक्शन रिजल्ट्स पर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। हाँ। हमारे बाजार भी रिजल्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं जी, और अमेरिका के बाजार भी। पिछला वीकेंड आपका इन्फोसिस और HDFC बैंक ने खराब किया था जी। इस हफ्ते आपका कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट नहीं आया रिजल्ट में, अभी तक तो नहीं। SEC तो ठीक ही था, करेक्ट। हाँ। सो उस लिहाज से आप देखिए इस हफ्ते फिर स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही। हालांकि इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी कि मंगलवार को किसने क्या किया समझ में नहीं, बाद में पता चला, होने के बाद पता चला कि ये हो गया, उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में दीप बहुत क्रिस्टल क्लियर है, दो चीजें हैं, एक मैक्रो फैक्टर्स जो नेगेटिव साइड पर हैं, दूसरा माइक्रो फैक्टर्स रिजल्ट्स वाले जो अपनी जगह। अब ये सारी चीजें हमें पता है जी। अब क्या नहीं पता है, अब नेक्स्ट ट्रिगर क्या आएगा, वो अननोन ट्रिगर चाहिए जी ग्लोबल मार्केट्स को। वो अननोन ट्रिगर्स रशिया यूक्रेन से आएगा, जिसे हम भूल चुके हैं, हेडलाइंस भी नहीं बनाते, बिल्कुल करेक्ट, या फिर कोई और डेटा से आएगा या कोई और खबर से आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ग्लोबल मार्केट्स में ट्रिगर्स का अभाव है और नया ट्रिगर चाहिए। अब ये नया ट्रिगर, पूरी संभावना ये है, बहुत लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो 9-10 मई को शायद रशिया का कोई कौन सा बड़ा दिन है, हाँ, ऐसा बोलते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने का वो हाँ, विक्ट्री दिवस है ना, हाँ, वो कोई ऐसा बड़ा दिन है, विजय दिवस, हाँ, विजय दिवस, हाँ, वो उस दिन तक का इंतजार कीजिए। हो सकता है उस दिन कुछ बड़ा ऐलान आ जाए कि या तो रशिया यूक्रेन को अपने में ही ले ले या युद्ध रोक ले या कुछ न कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी भी उसमें 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त है। सो अब देखते हैं क्या कुछ, 2 हफ्ते क्या, इनफैक्ट 18-20 दिन है। सो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में ट्रिगर्स की जरूरत है, नए ट्रिगर की जरूरत है, और जब तक ग्लोबल मार्केट्स में कोई नया ट्रिगर नहीं आता तब तक आप कभी तेज बिकवाली कभी तेज खरीदारी होते हुए देखेंगे। okay. और वो एक बड़ी रेंज में बाजार वॉलेटाइल होकर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। और इंटरेस्टिंग चीज ये दीप कि आमतौर पर जब ट्रिगर्स की कमी होती है तो वॉलेटिलिटी घटती है। लेकिन इस बार अलग हो रहा है कि वॉलेटिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि ट्रिगर्स नहीं है, और स्टॉक आप देखें ना, अगर डाउन 250 पॉइंट ऊपर बढ़ रहा है तो नैस्डैक क्यों 150-200 नीचे बंद होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि दोनों के स्टॉक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत अलग तरीके का। सो आप स्टॉक स्पेसिफिक वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए देखेंगे, और उससे इंडेक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। जहाँ एक और आपको हो सकता है कि हमारे यहाँ HDFC इन्फोसिस नीचे खींचने की कोशिश करें, वहीं 2 दिनों से रिलायंस आपको ऊपर ले जाए। सो ये सारी चीजें ग्लोबली जो हो रही है वही हमारे यहाँ भी हो रही है, या हमारे यहाँ जो हो रही है वो वहां हो रही है, जैसे समझ ले। सो स्टॉक स्पेसिफिक बड़े मूव इंडेक्स को ऊपर नीचे करेंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। सो अभी थोड़ा दिन हमें इसी तरह से चलना है। तो ये उतार चढ़ाव वाला मूड माहौल रहेगा। ये रहेगा हमारे बाजार सर। 18,100 से हमने जो करेक्शन शुरू किया, 16,800 850 तक हम आ गए। और स्पेशली जो आपने ट्यूसडे की बात निकाली, स्क्रीन पर बैठे हुए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, और सडनली डेज हाई से जो बाजार ने क्रैक दिखाया, वो किसी के भी समझ में आया, आधे घंटे में पूरा गेम चेंज हो गया था सर। और सबसे बड़ी बात है कि जनरली हम लोग बहुत मतलब डायग्नोसिस कर पाए ना कर पाए, पोस्टमार्टम के तो हम उस्ताद हैं, बिल्कुल निकल ही आता है, तो पता लगा ही लेते हैं एग्जैक्टली। मतलब कि वो बॉलीवुड में पुलिस जैसे आती ना कि मतलब बाद में तो बता ही देती कि क्या है क्या नहीं। वैसे हम बाद में तो पता, इस बार पहली बार ऐसा हो कि बाद में भी पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या, बिल्कुल पता नहीं। अब आजकल दीप ये प्रॉब्लम रहने वाली है, और ये प्रॉब्लम मैं पहली और आखिरी बार नहीं बता रहा, रिपीटेटिव हो रहा हूँ, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी सबको, और मैं समझ चुका हूँ इस बात को जो मुझे भी पहले नहीं आती थी। अच्छा, मशीन ट्रेड, वहां भाव है, भावनाएं है ही नहीं, इमोशंस है ही नहीं, बिल्कुल। एक लेवल टूटता है, उस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, स्टॉप लॉस के नीचे शॉर्ट ट्रिगर होते हैं, वो शॉर्ट और स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करते हैं, वो स्पाइरल इफेक्ट होता है। कि अगर आपने समझिए कि उस दिन आपने 17,275 पे आप ट्रेड करे थे, राइट, हाई मंगलवार का 17,275 का था, आपने 17,200 का स्टॉप लॉस लगा के रखा, फॉर एग्जांपल 17,200 टूटते आप माफ कीजिएगा, पहले आप अपनी लॉन्ग छोड़ेंगे, तेजी की पोजीशन काटेंगे, आप तेजी की पोजीशन काटने आए, आप मतलब एक साथ मशीन वाले बहुत सारे ट्रेड्स हैं जी, सबके कटे, 25-50 और नीचे आया, वहां से और आपकी पोजीशन कटी, फिर ऐसे करते करते अचानक से कब सेलिंग प्रेशर बड़ा आ जाता है आपको पता ही नहीं चलता।
इसलिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आप कारण ढूंढने जाएंगे, या तो आपकी ताकत इतनी होनी चाहिए कि 200-250 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, मैं होल्ड करके पोजीशन रखूंगा और वापस हो जाएगा। और अगर वो ताकत नहीं है तो फिर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये आपको मंगलवार को क्या हुआ उसका पता लगा लें, लगा भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, करेक्ट, अब तो हो गया, तो हो गया। लेकिन उससे लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीखना ये कि इस तरह अगर आप 500 पॉइंट 400 पॉइंट गिरने में 40 मिनट लगाते हैं जी, तो फिर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करके रखना ही पड़ेगा। ये और कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए जी, और स्पेशली लॉन्ग साइड पे नहीं आना चाहिए। शॉर्ट साइड पे एक बार फिर भी बाजार भागने में ऐसा, लेकिन कल को अगर रशिया यूक्रेन दोनों बोल दे युद्ध विराम 300 ऊपर हो गया तो क्या करोगे? करेक्ट, वो भी तो हो सकता है। तो मशीन ट्रेड के जमाने में आपके पास एक ही हथियार नहीं कहना, क्या कहना चाहिए, कवच कुंडल, जो महाभारत में थे कर्ण, कवच कुंडल आपके पास एक ही है जिससे आप बचेंगे, वो है स्टॉप लॉस। नुकसान होगा, लिमिटेड होगा। करेक्ट, मतलब कहीं कट लग सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन जान नहीं जाएगी। एग्जैक्टली। तो हम ट्यूसडे से ये सीखेंगे कि भाई स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत जरूरी है और ये कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे इन्फोसिस जैसा स्टॉक्स हो, चाहे एचडीएफसी लिमिटेड जैसा बैंक जैसा स्टॉक हो, स्टॉक्स में भी और निफ्टी में, स्पेशली इंडेक्स में तो इस तरह की मूव जो आती है वो आपको स्टॉप, अगर समझो आपने स्टॉप लॉस लगा के रख लिया, नीचे मिला वापस एंटर तो कर सकते हैं, नहीं तो अब वो पुरानी पोजीशन ही आप ढो रहे बैठे, बिल्कुल, अब भाव का इंतजार करें। अब आज देखिए, अगर 17,275 समझिए अगर आ जाता है जहां से आप गिरे थे मंगलवार को, तो पूरी दुनिया तो 17,275 पे निकलने के लिए तैयार बैठी। बिल्कुल, लेना किसको, अटके हुए हैं अभी तो, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। आप एक सर्वे करवाइए, मैं आपको बोलता हूँ, और आप लोग भी है ना, ट्वीट करके मुझे बताइए किस चीज में आपको ज्यादा खुशी मिलती है। खुशी दो तरीके से होती है, एक आपने कोई ट्रेड किया, पैसा बनाया, दूसरा कोई आपने ट्रेड किया और उसके बाद आप भयंकर नुकसान में चले गए, जो सोचा उससे कहीं ज्यादा, कि आपने 17,275 पे निफ्टी लिया, आपने सोचा 17,200 से नीचे किया जाएगा और 16,800 हो जाए, यानी बहुत ज्यादा नुकसान। करेक्ट, और फिर जब भाव आ जाए और आपको भाव निकलने का मौका मिले, करेक्ट, तो वो खुशी ज्यादा है। ईमानदारी से बताना अगर ऐसा है तो ये फैक्ट है। Absolutely, और इसी चीज से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपकी कोई पार्किंग प्लेस नहीं है आपका बैंक अकाउंट कि आप इंतजार कर रहे हैं वापस भाव आए में निकल जाओ। इसके लिए ब्रोकर को ब्रोकरेज देने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, exactly. कमाने के लिए पैदा हुए हैं। अगर यही चीज आप स्टॉप लॉस के साथ हल्के हो जाते तो नीचे में लेने की जगह रहती। अच्छा, जगह रहती नहीं, दिमाग तो खाली रहता, ट्रेडिंग अकाउंट तो खाली रहता। बिल्कुल, खाली रहेंगे तो नया सोचेंगे, पहले से भरा पड़ा है अंदर, पोजीशन भरी पड़ी है, दिमाग ऑक्यूपाइड है, और फिर ऊपर से बोले मैं छुट्टी पे हूं तो तीन चीजें तो इसलिए स्टॉप लॉस प्लीज मेंटेन करें इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में। और इसलिए शुरुआत आज मैंने वॉलेटिलिटी के साथ ही की, जो आगे भी रह सकते हैं, ये ध्यान रखना जरूरी है। चलिए, तो वॉलेटिलिटी तो हमारे हाथ में नहीं है, बट स्टॉप लॉस हमारे हाथ में है, और इसको आप पोजीशन कैसे मैनेज करें, रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है। पर एक और चीज सर जो हमारे हाथ में नहीं है और कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर निकल गई है, एफआईज की सेलिंग। कर क्या रहे हैं सर? और बड़े बड़े फिगर रोज आ रहे हैं, हालांकि कल 3,000 करोड़ ही दिखा, उससे पहले 5-5,500 करोड़, 6,500 करोड़ उससे एक दिन पहले। चल क्या रहा है सर? दो चीजें देख, खराब तो सब कुछ है। ये 21,000 करोड़ का बेच चुके हैं अब तक, पिछले 6 सेशन में 11 से 20 तारीख के बीच में 21,000 करोड़ का कैश में। इंडेक्स में लगभग 4,500 करोड़ बेचा है, स्टॉक्स में 1,000 करोड़ बेचा है करीबन। तो खराब देखना चाहें तो नंबर बहुत ही खराब है अप्रैल के महीने के। शुरुआत में थोड़े से खरीदारी के आए थे लेकिन उसके बाद से वापस दबा के बेचे। बिल्कुल, भगवान जाने ये लाइफ में क्या करना चाहते हैं। 18,114 का हाई इन्होंने ही बनाया था खरीद के, और 16,825 का लो भी यही बनाते हैं बेच के। सो मतलब किस तरह से परफेक्टली टाइम करते हैं उल्टी तरफ कि नीचे में बेचना है, ऊपर में लेना है। लेकिन ठीक है, हमें तो ऐसे ही लोग चाहिए। करेक्ट। अब सवाल ये है, नंबर ऐसे देखेंगे खराब दिख रहे हैं, लेकिन इस खराब नंबर में दीप एक अच्छी चीज है, इनफैक्ट दो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मेरे को एक दिन की छुट्टी कम कर लेनी चाहिए थी। अगर कल मैं आ गया होता मजा आ जाता था, क्योंकि कल तो एकदम परफेक्ट दिन था खरीदारी करने का। आपका पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड, एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपकी 42-43% के आसपास थी, 50% थी, उससे पहले 44 आ गई थी, तो कल आपके लिए 44 पे थे। ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है कि
अच्छी चीज ये कि इंडेक्स पे जो ओवरबॉट थे 76% से हमने शुरुआत की थी और तब भी हम कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा है, बिल्कुल इतने इंडेक्स लॉन्ग पे हम चल नहीं सकते। सो वो वहां से आप नीचे आ गए, सो 50% के इंडेक्स लॉन्ग पे आप एकदम कंफर्टेबल है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो आपका अभी भी 0.83, तो कोई ज्यादा नहीं है। सो मेरे ख्याल से बेचा। और एक और चीज, पिछले 2 सेशन में दीप आप देखिए, 2 सेशन में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में खरीदारी हो रही है। बिल्कुल। और कभी भी एफआईएस की तरफ से देखिएगा, पहला एक्शन आपका फ्यूचर्स में होता है, उसके बाद स्टॉक्स में कैश मार्केट में आता है। तो अब यहां से एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, यहां से डाउन साइड रिस्क बहुत कम है इन लेवल्स। हाँ, मैं मना नहीं करता कभी कोई चीज के लिए, मना करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में लोग ज्यादा ट्रेड कर जाते हैं, नुकसान कर जाते हैं, फिर कहते हैं कि अरे आपने तो ऐसा 16,800 17,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 17,800 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है। और ये 1,000-1,200 पॉइंट की रेंज में हमें आगे की जिंदगी निकालनी है। ओके, काफी समय तक। समझ गए, काफी समय तक। काफी समय तक। हाँ। और काफी समय से मेरा मतलब है कम से कम 2 हफ्ते। अच्छा, हाँ, 2 हफ्ते काफी होते हैं। हाँ, मार्केट के लिए। हाँ, 16,800 17,000 आपका आसानी से नहीं टूटेगा जी। 17,800 18,000 आसानी से पार नहीं होगा। सो ये इस माइंडसेट के साथ आप मार्केट पर रहिए, सिंपल। तो सब कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छा भी। एफआईएस के लॉन्ग पोजीशन कंट्रोल में है, बहुत कम है, अब ज्यादा नहीं बेचेंगे। पुट कॉल रेशियो आपका हल्का है, वीकली एक्सपायरी बताएं आज। हाँ बिल्कुल, सारे कॉम्बिनेशन और आप भी वापस आ गए आज बाजार में। तो चलिए सर, फिर बताएं आज की स्ट्रैटेजी क्या कह रही है। आज की स्ट्रेटेजी में दीप देखिए, संकेत ग्लोबल साइड पे मैंने तो पॉजिटिव ही रखे हैं। मुझे तो इतना $160 क्रूड, हाँ ठीक है, 115 तक गया था, 115 तक आ गया था 2 दिन पहले, 115 जाके वापस 107 आ गया। तो कच्चा तेल हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड 3% के नीचे, ठीक है। अब 3% हमने बेंचमार्क रख दिया, जितना हाई बनाया उससे नीचे रहे तो अच्छा ही फील होता है, है ना, वैसा है। एफआईएस के संकेत अभी भी नेगेटिव साइड पर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। घरेलू फंड्स पॉजिटिव साइड पर हैं। एफएनओ मैंने पॉजिटिव रखे हैं दीप, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग मिलाकर सेंटीमेंट न्यूट्रल साइड पर है, न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है और ट्रेंड न्यूट्रल है, पॉजिटिव से थोड़ा सा न्यूट्रल हुआ है, क्योंकि हमने 17,475 की नीचे की क्लोजिंग दी थी, वो मैं डेटा पूरे निकाल नहीं पाया और एक्चुअली आज डेटा भी काफ़ी लेट आए थे, तो सुबह मिले तो थोड़ा और डेटा में क्रंचिंग करना बाकी है। ठीक है सर। निफ्टी पर सपोर्ट जोन 16,975 17,075 आज के लिए मजबूत सपोर्ट है, यही टूटने वाला नहीं है। फिर भी एकेडमिक पर्पज से नीचे की एक रेंज और लिख कर रख लीजिए, 16,825 16,950। अब आप समझ गए होंगे 16,800 से 17,000 किस तरह से मजबूत सपोर्ट के तौर पर निफ्टी पर आती दिख रही है। ऊपर 17,200 17,275 की रेंज में हम खुलेंगे, वहां पर टाइम पास करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। उसके ऊपर 17,325 17,400 की रेंज है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है। बैंक निफ्टी 35,925 36,125 पिछले 2 दिनों के लोज यही हैं, यही आपके लिए 200 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। इस रेंज में आए तो जरूर खरीदारी कीजिए, छोड़िएगा मत, इसके नीचे जाएंगे नहीं। एकेडमिक पर्पज से लिखिए खाली 35,425 35,525, जरूरत आज के लिए है नहीं। और मैं एक और चीज बता दूं दीप, 2 दिनों से बैंक निफ्टी अभी भी चल नहीं पा रहा, करेक्ट, मुश्किल लाल निशान में, लेकिन मैं बैंक निफ्टी को लेकर बेरिश नहीं हूं, नहीं है। हाँ, और किसी भी वक्त बैंक निफ्टी की तरफ से आउट परफॉर्मेंस आ सकती है। आज बहुत बढ़िया दिन है ऐसा करने के लिए, अगर बैंक निफ्टी करना चाहे तो। और अगर आज नहीं करें तो एक आध दिन में आ जाएगी। बैंक निफ्टी में बहुत डरने की जरूरत नहीं। कोई खास वजह? एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक नतीजे, एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद सबकी एक्सपेक्टेशन ही कम हो गई, करेक्ट, लेवल्स भी नीचे आ गए, वही तो चाहिए, अब यही चाहिए, हल्के होके जाइए रिजल्ट में, एक्सपेक्टेशन पे भी और पोजीशन पे भी, दोनों चीज में आपकी उम्मीदें कम है, करेक्ट, और क्या चाहिए, कहीं से सरप्राइज आ गया तो फिर वाली रिजल्ट इनलाइन आए तो भी आपको अच्छे लगेंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए बैंक निफ्टी में निचले लेवल पर शॉर्ट नहीं करना है, लेने की ताकत हो तो लीजिए, हिम्मत हो तो लीजिए, रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, नहीं ले सकते कोई बात नहीं, शॉर्ट नीचे में नहीं करना, शॉर्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखें। और शॉर्ट काटने में अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिए कि मुझे शॉर्ट कहाँ काटना है। तो ये बैंक निफ्टी, सो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, 2 दिनों से कम है तो अच्छा ही है एक तरह से। ऊपर 36,500 36,725 की रेंज में हम खुलेंगे, वहां वक्त बिताएंगे, फिर देखेंगे आगे क्या करना। यहाँ पे एक ही दिक्कत है दीप, 36,800 36,950 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सो बेसिकली बैंक निफ्टी आपको क्या कह रहा है, नीचे 36,000 ऊपर 37,000, इस 1000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी टाइम पास करेगा और इसके बाहर बंद होगा किसी एक तरफ तो बड़ा मुंह आएगा। 36,000 के नीचे बंद होगा तो ज्यादा खराब होगा, 37,000 के ऊपर वापस बंद होगा तो अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है थोड़ा वक्त बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे इस रेंज में बिताएगा। तो 37,000 के नजदीक आता है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, 36,000 के नीचे आता है, नजदीक आता है तो वहां खरीदना है। ये अभी ब्रॉड रेंज दिख रही है। फ्रेश मंदी बैंक निफ्टी में तब होगी जब 35,900 के नीचे ट्रेड करे। अगर बैंक निफ्टी 35,900 के नीचे, मैं सारे स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, कैश लेवल बता रहा हूँ, फ्यूचर्स नहीं बता रहा,
35,900 के नीचे ट्रेड करे तो ही अब मंदी सोचना है, नहीं तो जितनी है उतनी है, इससे ज्यादा नहीं। ये बहुत, क्योंकि काफी लोग बैंक निफ्टी को लेके बहुत दुखी थे कि हमारी 37,000 की रह गई, ये रह गई। मैं 37,000 की तो गारंटी नहीं देता कि आज कल में आई जाए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन भी है, लेकिन हाँ संभावना है 35,800 35,950 तक पहुंच सकता है। और वहां पर भी आप, अगर आपने 1000 पॉइंट नीचे देखा है, 100 150 200 पॉइंट नीचे में भी आप अपना स्टॉप लॉस कर लें, या थोड़ा हल्का फुल्का लॉस बुक कर लें, या वहां पर डिसाइड कर लें वापस से क्या मूड है। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बंद हुए हैं दीप 17,136 पर, 17,075, 17,000, 16,975, 16,950, 16,875 और 16,825, ये 6 लेवल है निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर। और ऊपर में 17,175, 17,250, 275, ये 3 छोटे लेवल है। 325, 350 मीडियम लेवल है। इसके पार वैसे आज जाने की संभावना कम है, लिख कर रख लीजिए 400, 450, 475। सो बेसिकली दीप है ना, ट्रेंड आपका कब बदलेगा वो बता देता हूँ वापस से पॉजिटिव। 17,475, 17,525 की रेंज सबसे ज्यादा दिक्कत वाली है। ओके। इसके ऊपर बंद होना जरूरी है। और वो इसलिए भी कि गुरुवार को नहीं, बुधवार को जब लास्ट शो मैंने किया था, तब का लो 17,475 का था, तब का क्लोजिंग था शायद 17,475 की क्लोजिंग थी। तो मुझे वहां चाहिए, वहां तक पहुंच जाए फिर ठीक है। हाँ, अभी तो थोड़ा डिस्टेंस है। जहां से मैंने छोड़ा वहां तो पहुंचे। वहां तो आए, ठीक है, अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी 36,300 के आसपास हम बंद हुए। 36,125, 36,025 और 35,925, ये तीनों छोटे लेवल है सपोर्ट के तौर पर। इसके नीचे जाने की संभावना कम है, खाली एकेडमिक पर्पज से लो लिख लीजिए। 35,850, 35,725, 35,525 और 35,425 बैंक निफ्टी पर सपोर्ट लेवल है। ऊपर 36,300 के आसपास बंद हुए। 36,425, 500 और 600, ये 3 छोटे लेवल है। 36,725, 36,800 ये मीडियम लेवल है। 36,900, 950 और 37,125 ये ऊपर में सेल जोन की तरफ आ जाता है। ये सारे लेवल्स कैश के हैं, स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, आपके लिए। जी ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो चलिए, सारे लेवल्स, सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस और बड़े लेवल्स आपके सामने हैं। वैसे हमने थोड़ी चर्चा कर ली है, बट एफआईएस की पोजीशनिंग देखें, विक्स देखें, पीसीआर देखें, क्या समझ में आ रहा है? इंडेक्स में तो बात ही होगी, पुटकॉल रेशियो भी बात होगी, विक्स भी 6% घटकर आया है, ठीक है, कंफर्टेबल है। हाँ। अब देखिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? लॉन्ग पोजीशन में 2 तरीके से रख सकते हैं। जो जिनको बड़ा डीप रखना है वो 16,800 रखे हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। मेरे लिए 16,950 काफी है। कल का लो आपका 16,978 का है, परसों का जो क्लोजिंग है 16,958 का, तो उसके ठीक नीचे 16,950 पर स्टॉप लॉस रख लीजिए आप। इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी क्लियर है। बैंक निफ्टी 35,900, 2 दिनों का लो जो है वहीं पे, पिछले 2 दिनों के लो पर बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। निफ्टी का 2 दिनों का लो 16,825 होता है, उतना तक नहीं जाना है, जरूरत भी नहीं है। गैप से खुलने के बाद इतना काफ़ी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा बाद में 17,075 पे ले आए, 17,050 पे ले आए, स्टॉप लॉस को खींच के और बढ़ा दें ऊपर 100 पॉइंट। शॉर्ट पोजीशन जी, यहाँ ट्रिकी है मामला। और ये शॉर्ट पोजीशन पे जो मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ उसको लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ दीप। नहीं, क्यों? या तो बहुत छोटा आ रहा है स्टॉप लॉस, वो आ रहा है 17,175 का, जिसके ऊपर ही खुल रहे तो खुलते ही काटे हैं। यस। या दूसरा जो आ रहा है वो 17,475 आ रहा है मेरा, तो बहुत दूर, वो बहुत दूर है। सो मैं पिछले 2 दिनों के हाई पर 17,275 पे एक स्टॉप लॉस देख रहा हूँ। कल और परसों, कल का हाई 17,186 था, परसों का हाई 17,275 था, और उसके एक दिन पहले का हाई 17,237 था। तो 3 दिनों के हाई पर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए 17,275, वो ठीक है। ठीक है। इंट्राडे क्लोजिंग दोनों। बैंक निफ्टी सेम सिचुएशन है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 37,000 के ऊपर बनता है, मुझे उतनी रिस्क रखनी नहीं है। सो जिनको छोटा रखना है 36,750, एकदम छोटा 36,525 का होता है, वो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, वो दे नहीं सकता। अब 36,800, 900 रुकावट की जगह भी है, तो जो रिस्क ले सकता है वो 37,000 के ऊपर का रखे। जिनको कम रिस्क लेनी है वो 36,750 का रख लीजिए। 36,750 इसलिए कि पिछले 3 दिनों की क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट आपको मिला है 36,729, उसके थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस। ठीक है सर, अंडरस्टूड। नई पोजीशंस क्या करना है? नई पोजीशन खरीदनी निफ्टी 17,050 का स्टॉप लॉस होगा आपका। 175, 250, ये 2 लेवल तो क्लियर कट दिखते हैं आज के लिए। 275, 325, 350 और 400 तक के लेवल्स के लिए आजकल के लिए ये खरीदारी करने का मौका। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 17,275 से मूड बनाएं, जितना 350 के नजदीक बेच पाए, अगर मिले तो आज, पता नहीं। अब 225 दिखा रहा है तो खुलेंगे आप 200 के आसपास, और 17,200 की अहमियत भी मैं आपको बताऊंगा आज के लिए। लेकिन फिलहाल ये लेवल है जहां पर आपको बेचना है सेफर साइड पर 17,275, 17,350। अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए क्या 17,200 के आसपास, 225 के आसपास बेचने का मौका मिलता है, देखेंगे, अभी नहीं। सो आपने सिंपल चीज ये
17,275 17,350 की रेंज में बेचना है। 17,500 का दूर का स्टॉप लॉस है, वही लगाना है। 17,250 200 छोटे टारगेट, 175 125 मीडियम टारगेट, 17,075 17,000 और 16,975 तक के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है बिकवाली, सॉरी निफ्टी में करनी है बिकवाली। अब आइए बैंक निफ्टी, खरीदना है, स्टॉप लॉस क्लियर कट है, एकदम विजिबल, 35,900 2 दिनों का लो, स्टॉप लॉस लगा लिया। अच्छा, मैं ये बार बार इसलिए बोलता ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ से डिराइव कर रहा हूँ, कहाँ क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे। पिछले 2 दिनों का लो जो 35,900, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाइए। 36,425 और 36,500 ये 2 लेवल नाम के हैं क्योंकि खुलेगा सीधा वहीं पर। 36,600 36,725 और 36,800 ये मीडियम लेवल है, और बड़े लेवल 36,900 950 और 37,125 जिसके लिए बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 36,800 से मूड बनाएं, जितना 36,900 975 की रेंज में बेच पाएं वो बहुत बढ़िया जगह है बेचने के लिए, और वहाँ करना भी चाहिए, बेचना भी चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होगा 37,150 का। टारगेट जो बनेंगे दीप 36,725 36,650 525 450 350 125 37,025 और 35,975 ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको ऊपर में बिकवाली भी करनी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के लिए सामने जो रखे हैं अनिल जी ने। स्ट्रैटेजी किस तरह से बनानी है? वायदा कारोबार में टाटा पावर ही एकमात्र स्टॉक है जो बैन में है, ये बना हुआ है सर। वैसे तो ब्रॉडर डेटा हमने समझ लिया, बट कल के एक्शन का डेटा कैसे देखेंगे? कल के एफआईज वाले तो ठीक है, 3,000 करोड़ की कैश में बिकवाली है। स्टॉक फ्यूचर्स अच्छे खरीदे 1666 करोड़ के, तो इतना प्रेशर है नहीं जी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एफआईएस के डेटा खराब नहीं देख रहा। मैं पॉजिटिव तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को डर नहीं है अब इन लेवल से डर नहीं, अब खरीदारी घरेलू फंड ने 2650 करोड़ की खरीदारी की, डेटा अच्छे ही है। एक ही डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी में आज के लिए, 17,200 17,233 दिख रहा है, ठीक है दीप। 26 पॉइंट की कल प्रीमियम थी जी, तो आप लगभग 17,200 के आसपास खुल रहे हैं। यही मेक और ब्रेक लेवल है आज के लिए। क्यों? 17,200 के कॉल ऑप्शन पर हैं कुल मिलाकर 72 लाख शेयर जी ओपन में। आप 17,175 17,225 की रेंज में खुल के वहां टाइम पास करेंगे। यहां आपकी ओपनिंग होगी आज, अभी के माहौल को देखते हुए। डाउ फीचर कितना दिखाना है एक बार जरा? डाउ फीचर आ गया ऊपर, 100 पॉइंट था, 115, ठीक है, कंफर्टेबल। सो आप 17,175 17,225 की रेंज में खुल के टाइम पास करेंगे, और एक बार 17,225 को पार करके निकले तो 17,275 कम से कम आपको जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि तब 72 लाख शेयरों का जो ये ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स में जो कॉल राइटर खड़े हैं, ये शॉर्ट कवरिंग के लिए आएंगे। 17,200 तक 1,27,00,000 शेयर कॉल राइटर्स खड़े हुए, ठीक है। 17,300 पर अगर आप पार करते हैं तो 2,17,00,000 शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाते हैं। तो लॉन्ग्स पुट राइटिंग कम है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है, और अगर आप गैप से खुल के होल्ड कर पाते हैं जो होना चाहिए, तो आपको कॉल राइटर आज ट्रैप होता हुआ दिख सकता है। 17,200 वाला कॉल राइटर के लिए थोड़ा मुश्किल वाला मामला हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता, लेकिन वीकली एक्सपायरी इसलिए है। एग्जैक्टली, ओके, उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। सो ये आपके लिए। मैं फिर बोल, एक दिन की छुट्टी गलत हो गई। कल मैं सही में होता ना, कल मजा आ जाता था। कल तो मतलब ब्लाइंड बाय वाला दिन था, बिल्कुल ब्लाइंड बाय। आज भी है, अभी भी जगह है, ऐसा नहीं है ऊपर की, लेकिन 17,200 आज एक ही लेवल है जिस पे आपको निफ्टी में नजर रखे। वैसे ही लेवल बैंक निफ्टी में भी है मेरे पास, और वो है 36,500। उसके ऊपर खुलेंगे। अब मैं क्यों बैंक निफ्टी को लेकर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी 2 वजह है। एक तो आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत भी ज्यादा वहीं पर है। निफ्टी तो कल 250 पॉइंट ऊपर हो गया, फिर बैंक निफ्टी लाल में बंद हुआ, इसलिए कॉन्फिडेंस तो वहीं चाहिए। जहां कमी है वहीं पे चाहिए। आप वहां से बंद हुए करीबन 185 पॉइंट नीचे, 36,314 पर, ठीक है। 36,500 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए। अगर बैंक निफ्टी 36,500 550 के ऊपर टिक जाता है तो बैंक निफ्टी में भी शानदार शॉर्ट कवरिंग आएगी। क्यों? 36,500 के ऊपर टिकने पर 45 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे जो कॉल राइटर शॉर्ट हो जाते हैं। वाओ, 45 लाख 36,500 पर ही 25 लाख शेयर है, 13 लाख शेयर कल जुड़ा है, इसलिए 36,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल बैंक निफ्टी पर है। नीचे मजबूत सपोर्ट 36,000 है, ऊपर हाँ आप कितने ही जोर लगा लें 37,000 आपसे पार नहीं होगा, ये भी ध्यान रखें। मतलब अपनी कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए कि हम कितना भाग सकते हैं। तो 37,000 पे 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट से बड़ा है, वो पार नहीं होगा। सो मुझे लगता है कि 36,500 मेक और ब्रेक है। नीचे में 36,300 तुरंत सपोर्ट हो जाएगा, 36,800 तुरंत रुकावट की लेवल हो जाएगी। तो 36,300 36,800 बीच में 36,500 और बड़ी रेंज 36,000 37,000। बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा है बैंक निफ्टी में, कोई टेंशन नहीं। इतने बढ़िया डेटा आराम से
जल्दी मिलते नहीं, इसलिए मैं बैंक निफ्टी को लेके ज़्यादा डर नहीं रहा और कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहता हूँ मैं। फिर नहीं डरने में और बुलिश होने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हाँ, तो पहले आपका डर निकालना है, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है सर, अंडरस्टूड। तो ये आपके लिए आज की स्ट्रैटेजी, घबराना नहीं है और इन लेवल से बाजार अच्छा सहारा भी आपको देख सकते हैं अगर मूव आई तो। वीकली एक्सपायरी का दिन है, आइए आपको बता दें फिर कौन सी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं, स्टॉक्स हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर रखनी है आपको नजर। कुशल, वरुण, अरमान और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीपांशु, देखिए ट्रिगर्स के लिहाज से सबसे पहले तो निफ्टी की दो कंपनियां HCL टेक और नेस्ले अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। पोस्ट मार्केट इनके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही F&O स्पेस से भी ICICI लोम्बार्ड, L&T टेक्नोलॉजी और टाटा कम्युनिकेशंस भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करती हुई दिखेगी और सभी नंबर जो है पोस्ट मार्केट आने की उम्मीद है। रोटो पंप यहाँ पर आज से NSE पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही नेस्ले इंडिया, इन्होंने फाइनल अंतरिम डिविडेंड 90 रुपए का जो दिया था वो एक्स डिविडेंड ट्रेड होता हुआ दिखेगा। प्राइस बैंड में रिवीजन है 20% से 10%। आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से MRPL, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स काफ़ी चलते हुए नजर आ रहे थे, तो यहाँ पर प्राइस बैंड लोअर साइड पर रिवाइज किया गया है जीनस पावर के साथ। 10% to 5% नागार्जुना फर्टिलाइजर होता हुआ दिखा है। नंबर्स के लिहाज से एंजल वन कैश मार्केट में अच्छे साइड पर दिख रहे हैं। मार्जिन 36% से बढ़कर 42.5% और मुनाफा 102 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ यानी कि डबल होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट ICICI सिक्योरिटीज यहाँ पर भी नंबर्स ओवरऑल तो ठीक लग रहे हैं, बट मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखा है। 65.7% के मुकाबले 63.2% पर मार्जिन्स आए हैं। प्रॉफिट भी 3.3% बढ़कर 340 करोड़, हालांकि आय में करीबन 21% का उछाल हमें देखने को मिला। ग्लेनमार्क लाइफ ऑपरेशनली कमजोर नंबर्स हैं, मार्जिन्स 36.5% से 28%, मुनाफा करीबन 5.5% गिरकर 99 करोड़ पर आया है और आय में लगभग 10% का उछाल है। तो टॉप लाइन ठीक है, पर मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के नजरिए से गिरावट यहां पर देखने को मिली है। और अंत में टाटा एलेक्साई, यहां पर कंपनी ने FY22 में हाईएस्ट एवर एनुअल ग्रोथ दर्ज की है, पर साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी की मार्जिन्स 1% गिरती हुई दिखी है 33.2% के मुकाबले 32%। मुनाफा 6% बढ़कर 160 करोड़ पर आया है और कंपनी ने 42.5 रुपये प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे जो आए हैं। कैश मार्केट के नतीजे कल काफ़ी सारे थे, पर आज ऑफ कोर्स 2 निफ्टी और 3 वायदा कंपनीज के नतीजों पर है नज़र। मॉर्निंग वरुण, बताएं कौन सी खबरें आप लेकर आए हैं। ओके, सबसे पहले तो दो दिन से OFS चल रहा था आइनोस टायरोल्यूशन का। दूसरे दिन रिटेल का जो हिस्सा है 3.59 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है, ये अपडेट कंपनी ने दिया है। एलिम्बिक फार्मा, स्ट्राइड्स फार्मा जुलाई सीरीज से F&O से बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर नजर होनी चाहिए। ग्लैंड फार्मा, यहाँ पे शेयर होल्डर निकोमैक मशीनरी जो है करीब 24.5 लाख शेयर बेचने वाला है, यानी कि 1.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने वाला है। जो मार्च की शेयर होल्डिंग इन्होंने दी थी करीब 5.81% हिस्सा था, वहाँ से घट के 4.3 हो जाएगा और फ्लोर प्राइस जो है 3,118 रुपये का रखा गया है, जो कि कल के क्लोजिंग से करीब 5.2% के डिस्काउंट पे है। टाटा स्टील, इस कंपनी के टाटा स्टील यूरोप ने ये अपडेट दिया है कि रशिया के साथ ये कोई भी काम नहीं करेंगे। वैसे भी कोई भी ऑपरेशंस या फिर कोई भी एम्प्लॉय इनके रशिया में नहीं थे, लेकिन ये वहाँ से कोयला इंपोर्ट करते थे, तो अब उसको भी बंद कर देंगे और बाकी जगहों से अब ये कोयला इंपोर्ट करेंगे। डॉक्टर रेड्डीज, US में नॉक्साफिल दवा है जिसकी जेनेरिक वर्जन को इस कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी अगर आप देखेंगे तो इसका जो पेटेंटेड वर्जन है उसकी सालाना आय जो है US में करीब $14 करोड़ के आसपास की थी। और PNC इंफ्राटेक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पैकेज 6 जो है उसको समय से पहले इस कंपनी ने कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। इसके लिए कंपनी को करीब 37 करोड़ के आसपास का बोनस मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ खबरें। आइए अरमान से भी जाने और कौन सी खबरें हैं, कुछ बड़ी डील्स भी हुई हैं। अरमान, मॉर्निंग बताएं इनके बारे में। बैंक्स पर फोकस रखिएगा क्योंकि जो दिवालिया हो चुकी कंपनी जो स्टर्लिंग बायोटेक है उसको खरीदने के लिए एक US की एक कंपनी है परफेक्ट डे, जिन्होंने बिड जीती है और उन्होंने जो बिड लगाई है वो लगभग 550 करोड़ की जो रिजर्व प्राइस थी उसके मुकाबले उन्होंने 638 करोड़ की ये बोली लगाई है। और स्टर्लिंग बायोटेक जो कंपनी है, इसका मैं बता दूं कुल बैंक्स पे इनका जो बकाया था वो लगभग 8,100 करोड़ का था। JSW ग्रुप, शिवा सीमेंट, ACC और अंबुजा पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें होलसिम के भारत के कारोबार को खरीदने के लिए जो कार्लाइल है उसके साथ ही बातचीत जारी है। वेल्सपन कॉर्प पर ध्यान रखिएगा, जिसमें कंपनी ने सिंटेक्स प्रीफैब एंड इंफ्रा लिमिटेड जो ये NCLT में है कंपनी, उसको खरीदने के लिए उन्होंने एक बोली लगाई है। और सिंटेक्स प्रीफैब जो है वो सिंटेक्स प्लास्टिक की सब्सिडरी है। मेरे पास कुछ 4 बल्क डील्स हैं, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम है, जिसमें कोटक म्यूचुअल फंड ने लगभग 21,500 शेयर्स 18 अप्रैल को खुले बाजार में खरीदे हैं और इसे खरीदने के बाद उनकी हिस्सेदारी 4.97% से बढ़कर 5% हो गई है। BLS इंटरनेशनल, जिसमें सेंट कैपिटल फंड ने लगभग 5.25 लाख शेयर्स 340 के भाव पर खरीदे हैं। HBL पावर, जिसमें बनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल ने लगभग 20 लाख शेयर
65.25 पर बेचे हैं। और अंत में मनाली पेट्रो, जिसमें प्रीमियर इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 9 लाख शेयर्स 141 के भाव पर बेचे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बल्डीज जो कल होती हुई दिख रही हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। बट ब्रोकरेजेस का आज क्या कहना है, ये भी एक बार जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो जो दो निफ्टी की दिग्गज है रिलायंस और एयरटेल, इस पर क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस, ये बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, बहुत ही दमदार रिपोर्ट आज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को तो बरकरार रखा गया, लेकिन देखिए लक्ष्य में कितनी बढ़िया बढ़ोतरी की है। 2926 इनका पहला व्यू था, पहला लक्ष्य था। अब इसे रिवाइज कर यहाँ पर टारगेट बढ़ा रहे हैं। 3253 रुपये का जो है लक्ष्य दिया है। 2718 की जो है कल की क्लोजिंग है, और ये बेट कर रहे हैं कि कंपनी जो है ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में काफ़ी बढ़िया प्ले कर सकती है और अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और एनर्जी की जो अपसाइकिल है, इसका भी पूरा बेनिफिट रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने जो लक्ष्य है वो 2926 से बढ़ाकर 3253 रुपये कर दिया। व्यू पूरा जो है बुलिश यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर। CLSA की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और 915 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है, क्योंकि 738 की जो है कल की क्लोजिंग है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे ये लगा कि एयरटेल्स पेमेंट बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर जो एनुअल रेवेन्यूज हैं, इसमें करीब 60% ईयर ऑन ईयर का इजाफा आपको देखने को मिला है। 26 रुपये प्रति यूजर की यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। और खास बात यह कि बहुत डिफिकल्ट कारोबार है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबल होने की जो है पूरी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनी जा रही है, जिसके चलते भारतीय एयरटेल एक और दमदार रिपोर्ट। ओके, तो ये है दो दमदार रिपोर्ट एयरटेल और रिलायंस पर। बाकी स्टॉक्स पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, कैश के कुछ कल नतीजे आए थे, इसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। ICICI सिक्योरिटीज पर नजर रखिएगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा, लेकिन जो लक्ष्य है इसमें मामूली कटौती की है। 750 से घटाकर 720 कर दिया है। 628 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि थोड़ी सी रेवेन्यूज यहाँ पर सिक्वेंशियली डाउन देखने को मिली है, कमजोर थोड़े से नतीजे देखने को मिले हैं। इसके अलावा टाटा एलेक्सा, यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है। अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 4700 रुपये का जो लक्ष्य दिया है, और स्टॉक का भाव आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। 7810 रुपये के करीब की जो क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि मार्जिन्स और आय दोनों का जो आंकड़ा है वो इनके अनुमान से कमज़ोर आपको देखने को मिला है। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज पर फोकस रखिएगा। CLSA की तरफ से एक नोट आया जहां पर ये कह रहे हैं कि वोल्टास के मुकाबले हैवेल्स इन्हें पसंद है। लगातार इनका व्यू यही बरकरार रहता है। हैवेल्स पर देखें तो आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 1295 की क्लोजिंग है। 1430 रुपये का लक्ष्य दिया है। वहीं वोल्टास पे देखें तो डाउनग्रेड कर दिया है। अब ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। 1075 यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का जो लक्ष्य है वो दे रहे हैं। ऑटो कंपनीज पर नजर रखें। UBS की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर बजाज ऑटो को जो है इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया, न्यूट्रल की राय दी है। हालांकि टारगेट 4000 का दिया है। 3717 की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि बढ़ते इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फोकस के चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। और फिलहाल स्टॉक के भाव में जितने भी पॉजिटिव्स हैं सब फैक्टर्ड इन नजर आ रही हैं। लेकिन अपोलो टायर्स, यहाँ पर ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपग्रेड कर ये खरीदारी किराए दे रहे हैं। 195 की क्लोजिंग है। 260 रुपये का लक्ष्य दिया है। JB केमिकल्स, यहाँ पर क्रेडिट स्विस का नोट आया है। यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी किराए के साथ। 2020 रुपये का लक्ष्य दिया है। 1670 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि अगले 5 साल में इनका कंसो एबिटा डबल हो सकता है, जिसके चलते बुलिश स्टांस यहाँ पर बरकरार देखने को मिला है। और अंत में नायका, यहाँ पर भी नजर रखिए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से नोट आया है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2040 रुपये का लक्ष्य दिया है। 1796 की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि फिजिकल प्रेजेंस कंपनी जो लगातार बढ़ा रही है, इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी, सुप्रभात। करिए शुरुआत हर रोज की तरह। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आपका तो स्वागत है। अनिल जी, देखिए सब लोगों ने तो अनिल जी आपको मिस करा, और मैंने अनिल जी आपको डबल मिस किया। एक मिनट, ये सुप्रभात बोलने में 3 बार आप एकदम मतलब फंबल कर गए। कुछ पिछले 2 दिनों में कुछ गड़बड़ की है बंसल जी ने? ऐसा मतलब मुझे देखते ऐसा डर क्यों लग रहा है? काम वाम नहीं किया? हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? कल तो नहीं किया। कल नहीं किया? कल तो सामने से बोलकर नहीं किया। टॉक ऑफ द टाउन आप देखिए। जी बंसल जी बोलिए। अनिल जी, आप टॉक ऑफ द टाउन देखिए। रिलायंस पे सारे अपग्रेड आए हुए हैं। हाँ। और ये अपग्रेड आए हैं हमारे चॉट कॉर्नर पिक के बाद। अनिल जी, नहीं वो तो मुझे पता है, वो अपग्रेड आए वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन फंबल क्यों कर गया? ऐसा मुझे देखते क्या डर लगा आपको?
अनिल जी मैं तो राहत की सांस ली अनिल जी आपको देखने के बाद। मैं तो 3 दिन से अनिल जी घबराया हुआ था। पता नहीं, अभी कुणाल जी से पूछना पड़ेगा। कुणाल जी कह रहे थे कुछ शरारती बच्चे काम करते हुए नहीं पाए गए। तो बोले कि आप आने के बाद क्लास लीजिएगा। तो मैं कुणाल जी से पूछता हूँ, तब तक बताइए आपका पिक ऑफ द डे। बंसी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए पहले तो अनिल जी मिस करा, दूसरा अनिल जी अपनी जगह पे आप बैठा के थे अनिल जी नेहा जी को। तो जब मंडे को नेहा ने शो करा था तो कुणाल जी का अनिल जी इंट्रोडक्शन दिया था। अब कुणाल सारोगी जी अनिल जी बिल्कुल वो ट्रम्प स्टाइल में अनिल जी कुणाल जी का नाम लिया था। मैं तो अनिल जी घबरा गया था। एक तो दीप, दूसरा दीप से भी एक स्टेप अहेड मुझे नेहा लग रही थी। वो तो क्या है रात की सांस ली, जब वो फर्स्ट एड शुरू होता था तो नेहा जी चली जाती थी। अगर वो 11 बजे तक बैठ जाती तो अनिल जी काम बिल्कुल ही नहीं होता अनिल जी। अब आपको पता चला मेरे साथ काम करना कितना आसान है। ये भी मेरा ही कॉम्प्लीमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, अब आप आराम से राहत की सांस लीजिए और बताइए सर दमदार पिक ऑफ द डे। अनिल जी दमदार पिक है बीपीसीएल। सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी चल रही हैं और बीपीसीएल पे खरीदारी की राय है 379 का स्टॉप लॉस लगाना है। 402 402 के टारगेट के लिए बीपीसीएल है पिक ऑफ द डे। के बीपीसीएल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। वो 390 हो गया बीपीसीएल। क्या बात है, 2 दिनों में आज बहुत सारे स्टॉक से भाव देख के मैं आश्चर्य कर सकता हूँ। 3 दिनों से एक्चुअली भाव देखे भी नहीं, इंडेक्स के लेवल ही देखे थोड़े बहुत। तो चलिए बीपीसीएल ये है वो पहला स्टॉक जहां पर बंसल जी की खरीदारी करने की राय। सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। राम राम अनिल जी, राम राम दीपांशु। अनिल जी देखिए सबसे पहले तो अनिल जी एक आपसे सवाल करना है जी, और फिर अनिल जी एक कमेंट करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट देना है अनिल जी। तो जो अच्छी चीज है वो पहले कर लो। अनिल जी ठीक है, पहले आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूं फिर सवाल करूंगा। कमेंट अनिल जी ये है, आपकी तस्वीरें देखी अनिल जी ट्विटर पर जी। तो अनिल जी तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि आपका नाम बदलकर महाराणा अनिल सिंह रख देना चाहिए अनिल जी। नहीं देखिए, महाराणा तरह की वेशभूषा आपकी थी अनिल जी। नहीं, महाराणा तो एक ही है और हमेशा वही रहेंगे हमारे महाराणा प्रताप, जिनकी कहानियां सुन। अच्छा, मैं उसी मिट्टी से हूँ, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, मैं चित्तौड़गढ़ से, तो हमारे मतलब पूजनीय वंदनीय है। तो वो तो महाराणा तो एक ही है, दुनिया में ही एक ही है। लेकिन आपका प्यार है। हाँ, हम थोड़ी थोड़ी नकल कर लेते, कॉपी कर लेते उनके जैसे दिखने की, उनके जैसे लगने की। तो बस वो ठीक है, बट वो तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। मैंने एक कहानी जी 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 बहुत जबरदस्त लग रहे थे अनिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दूसरा जो मैंने कहा कि पारंपरिक वेशभूषा में आप बहुत जबरदस्त लग रहे थे। हाँ, दूसरा आप सवाल पूछे क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया। मैंने कहा जो चीज ज्यादा अच्छी है वो पहले बताओ, तो आपने कॉमली, इसका मतलब सवाल आपका उतना अच्छा नहीं है। पूछिए सर। अनिल जी सवाल ये है कि जब अनिल जी कैटरीना कैफ और विकी कौशल का विवाह हुआ था, उस समय अनिल जी आप नदारद हो गए थे कुछ दिनों के लिए, उसी एरिया में पाए गए थे जहां विवाह हुआ था। अभी आलिया भट्ट का अनिल जी विवाह हुआ है, तो सवाल अनिल जी ये है कि आप विवाह के इतने दिनों तक कहां रहते हैं अनिल जी? शादी तो हो गई, विदाई भी हो गई, लेकिन आप 3 दिनों तक नहीं लौटे। कुछ गलत फहमी ऐसी है, उसे दूर नहीं करना चाहिए। तो आप जो सोचे वो सही सोचे, हालांकि वो गलत तो है नहीं, लेकिन मैं उसको दूर करना नहीं चाहता। लेकिन हाँ, ये बढ़िया कोइंसिडेंस। अब अगला कब हो रहा है वो बता दे तो मैं उस हिसाब से छुट्टी प्लान कर लूं। अगला कोई बॉलीवुड कपल अगर शादी कर रहा हो। अनिल जी अगला तो अनिल जी आपके बगल में जो दीपांशु जी बैठे हैं, इनका विवाह होगा अनिल जी अगला तो। तब तो पता चला सभी छुट्टी पे है। तब क्या करेंगे? लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने इस बार बोला मुझे कि कोई भी आप शादी अटेंड करें, वो जो शादी में आपको बुलाना चाहे उसको साफ साफ बोल दें कि सैटरडे संडे ही शादी रखिएगा। कुणाल जी साफ साफ बोल दिया है दीप को। अब बताएं सर स्टॉक ऑफ द डे। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है, और अभी बात हो रही थी भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल पर ही खरीदारी की राय है। कल बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है और चार्ट बहुत मजबूत है अनिल जी। मुझे लगता है कंसोलिडेशन भारतीय एयरटेल में काफी अरसे से चल रहा था, जो समाप्त हो गया है। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय है। 725 पर एक स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 756 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 770 रुपए का। भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय। ओके, ये है कुणाल जी की पसंद का शेयर। बीपीसीएल पसंद है बंसल जी को, दोनों बी लेटर पे अटके, बीपीसीएल और भारतीय एयरटेल। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक।
अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा बाय करने की सलाह है, कैश स्टॉक है गुजरात अल्कली। इसको 10 की कमाई में हमने दो तीन बार रेकमेंड किया हुआ है। अभी आज कल के ट्रेड के लिए ये स्टॉक रहेगा। आपका स्टॉप लॉस 935 रहेगा। आपका टारगेट्स लगभग 1000 के आसपास के रहेंगे। पर मेरा मानना है कि अगर पोजिशनली जो मैंने टारगेट्स दिए काफी बड़े हैं, पर आजकल के लिए अगर आप ये पोजीशन लेते हो तो 1000 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। रुपए तक के टारगेट के लिए गुजरात अल्कलीज में करें खरीदारी। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। 3 दिन के लंबे गैप के बाद आपका स्वागत है। और अनिल जी आपके हाथों में मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है, एक बार आप दिखाएंगे अच्छे से तो अच्छा रहेगा। वो मैं डाल दी थी ट्विटर पे, ये जी। अच्छा ट्विटर पे डाल दी क्या आपने ऑलरेडी? हाँ मतलब फेसबुक पे शायद डाली थी, मतलब कहीं तो डाली थी मुझे। ट्विटर पे तो ट्विटर पे 4 ही फोटो आते हैं ना, 4 की लिमिटेशन है, हाथ भी 2 है। तो थैंक यू सर, आपको पसंद आ गई और क्या है। अनिल जी क्या है, एक तो शादी में लगती है मेहंदी। हाँ तो शादी में ही लगाई है तो ऐसा मतलब कहने का मतलब खुद की शादी में लगती है। ऐसा गलत फहमी क्यों है? ऐसा होता तो खाली दूल्हे की लगती, बाकी सबकी नहीं लगती क्या मतलब 1 और 1 11 मत करो सुमित जी। शादी में वो कौन सी 25 साल वाली कौन सी सिल्वर जुबली मना चुका हूँ मैं शादी के बाद, एनिवर्सरी वाली। तो ये फैमिली मेंबर्स की शादी में सबके लगती है। हाँ अच्छा। हाँ अरे आप जहाँ भी जाओ आप लगवाओ दिल खोल के। बिल्कुल एकदम सही अनिल जी। बताए सुमित जी। आज का पिक ऑफ द डे जो स्टॉक है वो है अंबुजा सीमेंट। 370 के आसपास अंबुजा सीमेंट के अंदर खरीदारी करना है। नीचे के अंदर 355 का सपोर्ट है तो 355 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर के अंदर जो इमीडिएट टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं वो है 385 और 390। 385 से 390 के टारगेट्स के लिए अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करें। 355 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ओके तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की राय। आज खबरें फिर से आती हुई दिख रही कि अंबुजा सीमेंट और एससीसी को खरीदने के लिए कई सारे दावेदार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बड़ी गर्म है कि बिकने की तैयारी में, हालांकि कंपनियां खंडन कर रही है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए पालिया साहब भी हमारे साथ हैं तैयार इस वक्त। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी हेवल्स। ये स्टॉक में जिस तरीके से कल के सेशन में मोमेंटम बना है, हमें लगता है आज भी ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में देखें तो हायर साइड पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और नियर टर्म चार्ट पे अब यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है हेवल्स फ्यूचर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 1299 के आसपास कल का क्लोज है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे आना चाहिए करीब 1325 से लेकर 1335 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1275 रुपए का। ओके 1325 1335 ऊपर के टारगेट है और 1275 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करनी है हेवल्स में। हेवल्स पे एक अच्छी रिपोर्ट है आज सीएलएसए की तरफ से आपके सपोर्ट के लिए राजेश जी। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वोल्टास के बजाय हेवल्स खरीदें। हेवल्स का टारगेट उन्होंने रखा है 1430 का और वोल्टास जो 1250 पे ट्रेड करा उसका टारगेट 1075 का है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो हो सकता है थोड़ी बहुत पोर्टफोलियो चर्निंग हो आज वोल्टास और हेवल्स के बीच में, या खरीदारी करने की राय राजेश जी के। आइए सेठी साहब भी हमारे साथ तैयार है। सेठी साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, पहले एक और फिर उसके बाद अनेक। वेलकम बैक अनिल जी। आपको 3 दिन हम सब ने तो क्या पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स ने मिस किया और मुझे पूरा भरोसा है आपने भी हम सबको और मार्केट के एक्शन को जरूर मिस किया होगा। हाँ मिस बहुत किया, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं 30 दिन की छुट्टी पे गया हूँ। 7 जनों 8 जनों ने मिलके 3 मल्टीप्लाई करके ऐसा लग रहा है मतलब 3 ही दिन की तो छुट्टी पे गया था। सेठी साहब ज्यादा थोड़ी गया। नहीं भाई अनिल जी, बट जो मंडे और ट्यूसडे वाले बाजारों में तो ऐसे लगने लगा था जैसे आप भर से छुट्टी पे गए हुए हो। ये बात सही है, मार्केट ही खराब हो गया। ये बात सही है, मार्केट ही काफी खराब हो गया। लेकिन मेरी अनुपस्थिति में आपने मार्केट को बहुत संभाला है और मुझे पता है कि आपने बाय कॉल्स ही दिए थे। बताएं सर अब क्या क्या खरीदना है। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो कॉमन हो गया है सुमित के साथ। गुजरात अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी करने की सलाह है। जिस तरह की खबरें चल रही है, वेदर वो मटेरियलाइज हुए नहीं हुए, बट आज तो ये स्टॉक एक्शन में रहना चाहिए। तो आज का मेरा इसमें टारगेट भी मिलता जुलता 385 रुपए का आज का इंटरडे टारगेट है। 365 का छोटा स्टॉप लॉस है मेरा। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह है। और इसके अलावा 4 और स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। दूसरा स्टॉक अनिल जी एक कॉन्ट्रेरियन बेट है HDFC बैंक पे। मेरे हिसाब से स्टॉक काफी पिट गया है। जो नतीजे आए थे थोड़े खराब थे, बट इतने भी खराब नहीं थे। और बाकी मर्जर के अनाउंसमेंट के बाद से तो स्टॉक में एक जबरदस्त 18-20% का करेक्शन हो गया है। तो 1354 के लेवल पे जो HDFC बैंक कल बंद हुआ है यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 1385 का टारगेट है, 1345 का स्टॉप लॉस।
तीसरा स्टॉक अनिल जी, जिस स्टॉक ने पिछले 2-3 दिनों की मार्केट में बाजार को संभाल के रखा, मतलब एटलीस्ट बहुत अच्छा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि राकेश जी बंसल जी ने सही समय पे इसको रिकमेंड किया और वहां से हमने बहुत ही अच्छी तेजी देखी है पिछले 2 दिनों में। बट अभी यहां से भी मुझे लगता है ये स्टॉक आज भी अच्छा करना चाहिए। 2718 पे बंद हुआ है, 2760 का आज का टारगेट है, 2705 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक अनिल जी, अडानी पोर्ट्स पे खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक भी हाल ही की बाजार की गिरावट में थोड़ा गिरा है, बट मुझे लगता है एक अच्छे अप ट्रेंड में ये स्टॉक 827 पे कल बंद हुआ है, 845 का टारगेट, 820 का स्टॉप लॉस। और फाइनली टाटा मोटर्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है, जो स्टॉक कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में एक अच्छी तेजी हमने देखी इस स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ और जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 440 पे बंद हुआ है, इस पे भी आज खरीदारी करने की सलाह है। 450-455 के टारगेट है, 435 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए ढेर सारे स्टॉक्स जो पसंद है इस वक्त। सेठी साहब को HDFC बैंक, रिलायंस, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, सारे दिग्गज शेयरों में खरीदारी करने की राय। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट तो है ही। वागले साहब भी हमारे साथ तैयार हैं, एकदम वागले साहब फुल एनर्जी के साथ हैं। अभी वागले साहब ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है तो पूरी एनर्जी है। वागले साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। अनिल जी पहले ये बताइए कि जब आप नहीं होते हो तो मार्केट गिरते हैं और जब आप आते हो तो मार्केट में पूरी एनर्जी आती है, बोले या ऊपर जाते हैं, जो आज भी अभी देखने को मिलेगा। इसका राज क्या है? कोई न कोई साजिश जरूर है, मुझे भी पता लगाना है। अब ये ऐसा कैसे हर बार कैसे हो जाता है? हर बार कैसे हो जाता है? मतलब ये तीसरी बार हो रहा है पिछले 4-6 महीने में, व्हाटएवर। हाँ ये बात सही है। पिछले मतलब अच्छा वागले साहब भी बता रहे ट्रैक रख रहे हैं सर आपकी छुट्टी। हाँ मतलब 6 महीने में मैं 3 बार छुट्टी ले चुका हूँ। हे भगवान, मतलब ऐसा लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा मुश्किल काम मेरे लिए ही छुट्टी लेना। मतलब मेरे कम से कम 1 डजन बॉस हैं जो छुट्टी लेने पर मेरी टांग खिंचाई कर सकते हैं। बॉस नहीं, लेकिन ये आपका प्यार है कि आप याद रखते हैं। वागले साहब चलिए, कम से कम ठीक है, गिरना तो हम नहीं रोक सकते हैं, हमारे आने के बाद बढ़ जाए वही अच्छी बात है। थैंक यू सर। बताएं पिक ऑफ द डे सर। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे होगा UPL, 825 का बंद है। कल एक ब्रेकआउट देने की तैयारी हो रही थी, ऐसे मुझे लगा चार्ट देख के। मुझे लगता है वो ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, तो उसको मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 830 के ऊपर ये स्ट्रांग बनता है। 815 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1 से 2 दिनों का 860-870 तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ। ओके 860-870 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है। UPL इस पर रखनी है नजर। खबरों के दम पर भी काफी सारे शेयर्स हैं जो आज एक्शन में दिखने वाले हैं। नतीजों का कुछ रिएक्शन आने वाला है, एक बार वहीं पर डाल देते हैं नजर। सेठी साहब, वैसे मिड कैप IT में रिसेंटली काफी बड़ी पिटाई हुई है, बट टाटा एलेक्सी नतीजे अच्छे आए हैं। आय 9% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 5% बढ़ा है। मार्जिन्स उतना शार्प कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, 33.2 से 32% रहे हैं और मुनाफा भी ठीक ठाक रहा है। क्या राय देंगे सर टाटा एलेक्सी पर? रिसेंटली आई थिंक 15% का टॉप से इस पर भी करेक्शन दिखा है। हाँ नहीं बिल्कुल दीपांशु, मुझे तो नतीजे अच्छे लग रहे हैं और जिस तरह से हमने इन्फोसिस को डिसअपॉइंट करते हुए देखा उसके बाद मुझे लगता है ये जो नतीजे है काफ़ी पसंद आने चाहिए। स्टॉक में कल भी एक अच्छी खासी तेजी हुई है, हालांकि आज किसी ब्रोकरेज ने टारगेट बहुत ही नीचे के टारगेट दिए हैं, बट आई डोंट गो विद दैट। मुझे लगता है आज भी इस स्टॉक में तेजी रहनी चाहिए, बिकॉज आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में एक अच्छी 7% की ग्रोथ दर्ज करी है, जो कि बहुत ही अच्छा है। बाकी मार्जिन्स में थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्टेड थी, तो वो इन लाइन है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक, और आज वैसे भी मेरा ये मानना है कि बाजार अगर अच्छा करेगा तो आज जो पिछले 2-3 दिनों के जो पीटे हुए सेक्टर्स है जैसे बैंकिंग है, IT है, उनमें एक अच्छा खासा रिवर्सल होना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है आज भी अच्छा करेगा ये स्टॉक। ओके तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी, जहां पर रखनी है नजर। ICICI सिक्योरिटीज, बंसल जी इसके चार्ट देखें, नतीजों पर आज ये भी रिएक्ट करेगा। दिवांशु यहाँ पे देखें तो टेक्निकली स्टॉक एक साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 617 एक सपोर्ट है, ऊपर में 645 एक रेजिस्टेंस है। तो 615 मान लें, 615 645 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। जिस भी डायरेक्शन में डिसाइसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ले और डिसाइसिवली लेवल तोड़ने के बाद सस्टेन करे, उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। जब तक इस ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, ट्रेडिंग बैंड के अंदर है, तब तक अवॉइड करें। तो एक ट्रेडिंग बैंड में अटका हुआ है, तब तक अवॉइड करिए, उसके बाद एक्शन में रहेगा।